वेलकम टू CLC जुडिशियल। सबसे पहले एक आवश्यक सूचना, हम लोग इस बार बिहार APO मेंस 2022 के लिए माइनर एक्ट्स का क्लासेज हर किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अगर आप कैंडिडेट हैं तो मोस्ट वेलकम, आइए हमारे साथ मिलकर अपने सपने को साकार कीजिए। इन केस अगर आप कैंडिडेट नहीं हैं तो आपकी जानकारी में कोई भी अगर बिहार APO मेंस 2022 में अपीयर हो रहे हैं तो उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। हम लोग माइनर एक्ट की क्लासेज हर किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। क्लासेज गूगल मीट पे होती है, क्लासेज की रिकॉर्डिंग और भी बहुत सारी तमाम चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। ये फ़ायदा जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा उतना ही ज़्यादा हम लोगों का मिशन भी कामयाब होगा। तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ थोड़ा सा सहयोग कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए आज का टॉपिक अब हम लोग शुरू करते हैं। कल के वीडियो में मैंने बताया था आपको सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बारे में, डेट वाज पार्ट 3 एंड टुडे इज पार्ट 4 ऑफ द एविडेंस एक्ट सीरीज। ये सीरीज बनाने का मतलब है कि आप इन सीरीज को कंटिन्यूअसली देखिए, इनको देखते हुए अपने नोट्स बना लीजिए। आप जिस लेवल का किसी भी लेवल, किसी भी स्टेट, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो और अगर वहाँ पे एविडेंस एक्ट है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो उन पर्पसेस से हम लोग बना रहे हैं। इस बार बिहार APO मेंस क्रैक करने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। IPC का सीरीज हम लोगों का तैयार है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। टोटल 39 वीडियोज अपलोड किए गए हैं 39 टॉपिक्स पे। एविडेंस एक्ट का सीरीज हम लोग बना रहे हैं, आज ये चौथा है। दुआ कीजिए कि एग्ज़ाम से पहले हम लोग एविडेंस एक्ट का सीरीज कंक्लूड कर दें। हमारी भी यही कोशिश है कि हम लोग इसे ज़रूर कंक्लूड कर दें। तो 3 चीज़ें आपको CLC से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई, IPC, एविडेंस एक्ट और माइनर एक्ट। आप CRPC और GK में खुद से थोड़ा अच्छा आप उसकी तैयारी कर लीजिए तो रिजल्ट इस बार आपका गारंटीड है, तय है। और ये हम लोगों द्वारा ये वीडियो बनाए हुए वीडियोज किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल है, एक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हम लोगों का पर्पस ही यही है कि जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशर्स हैं, लॉ एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है और अमूमन अक्सर स्टूडेंट्स के फ़ोन आते रहते हैं डेली तकरीबन कि सर मैं इतने दिनों से तैयारी कर रहा हूँ, मैं यहाँ का इंटरव्यू दिया, वहाँ का इंटरव्यू दिया, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस, जहाँ तक मैं समझता हूँ, टीचर इज़ द बेस्ट स्कैनर। टीचर 1 सेकेंड में, टीचर को टाइम नहीं लगता स्टूडेंट के साथ क्या प्रॉब्लम है, अगर उस सही मायने में अगर टीचर है तो देखिए आप बार बार तैयारी कर रहे हैं और आपका रिजल्ट अगर नहीं हो रहा तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, दूसरा कोई कारण हो ही नहीं सकता। और उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है कि लॉ एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। आपने कंसेप्ट को समझा नहीं है, आपने रट्टा मारा है। वो रट्टा मारने में एक आध वर्ड आगे पीछे आप मिस कर रहे हैं अपने आंसर राइटिंग में, जो आपको पता नहीं लग रहा। आप सोच रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन हकीकत में आपने उल्टा कुछ कर दिया। जो मिसिंग, वो वाइटल पार्ट का मिसिंग है। आज की क्लास में हम लोगों ने ये आज का वीडियो, खासकर माइनर एक्ट का थोड़ा लंबा वीडियो है, वो मैं अपलोड कर दूंगा। वैसे तो रेगुलर क्लासेज की वीडियो नहीं अपलोड की जाती हैं यूट्यूब पर, लेकिन जो आज मॉर्निंग के क्लासेज का जो वीडियो था वो हम एक आध दिन के अंदर, मैनेजमेंट में डिसीजन पेंडिंग है, हम लोग डिसाइड करके मोस्ट होपफुली कि अगर उन चीज़ों को आप मिस नहीं करेंगे, अगर उन चीज़ों को आप अच्छे से लिखेंगे तो आपका रिजल्ट हर हालत में गारंटीड है। वो आप हर हालत में क्वालिफाई करेंगे, फिर आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए और इन्हीं चीज़ों के लिए हम लोगों ने चैनल बनाया है। आप देखेंगे ऑन ईच एंड एवरी वीडियो, हर वीडियो में
हम लोग इसी मेंस पे क्या कॉमन मिस्टेक्स होती है वो मिस्टेक्स ना करें। कैसे आप बेहतरीन से बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन आप जानते ही हैं, नो मैन इज परफेक्ट, हम लोग भी परफेक्ट नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ और भी होना चाहिए तो मोस्ट वेलकम, अपने सजेशंस, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए, हम उन पे ज़रूर विचार करेंगे और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो जो आपके फ्यूचर में आपके काम है, जो आपके सपने को साकार कर सके, यही हमारा संकल्प है। एनीवे स्टार्ट करते हैं आज का। ये आज का जो है लास्ट सीन एविडेंस पे बेस्ड है। तो ये हम लोग थोड़ा सा मैं यहाँ स्पेस बना लूँ, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। कुछ केस लॉज हमने लिखे हैं, तो देखिए कुछ बेसिक सी चीज़ें सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस का ही एक तरह से another species of circumstantial evidence, लास्ट सीन एविडेंस है, लास्ट सीन थ्योरी। तो जो मोटी मोटी चीजें हैं कि ऐसा सर्कमस्टांशियल एविडेंस, इसके लिए कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है इंडियन एविडेंस एक्ट में। दिस इज नंबर वन। दिस इज जुडिशियल रिकॉग्निशन, दिस इज द आउटकम ऑफ judicial interpretation। दिस इज नंबर वन की कोई नो स्पेसिफिक सेक्शन। नंबर टू, आउटकम ऑफ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, केस लॉ से निकल के आया है। जुडिशियल डिसीजंस, ये जो बेस्ड है डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी पर। अगर आप बात करें तो पूरा का पूरा एविडेंस एक्ट ही प्रोबेबिलिटी, लॉजिक और रीजनिंग पे बेस्ड। आप प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड का डिफिनीशन पढ़िए, पीछे के वीडियोज में बताया गया है। तो डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि कोई दूसरा व्यू पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ एक ही व्यू पॉसिबल है कि दिस क्राइम हैज बीन कमिटेड बाय नन अदर देन एक्यूज। तो ये तीन चीजें इसकी बेसिक हो गई कि डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी पे, लॉजिक पे और रीजनिंग पे ये सारी चीजें बेस्ड हैं। अब फिर बात ये होता है कि अगर इन सारे चीजों का एविडेंस हमें देना है तो कौन से सेक्शंस के अंतर्गत ये रेलेवेंट होगा। तो उसके लिए पिछले वीडियोज में आपको फैक्ट्स बताया गया। फैक्ट्स का क्या डेफिनेशन है? एवरीथिंग इज द फैक्ट, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग, मेंटल कंडीशन, थिंग कैपेबल टू बी परसीव बाई सेंसेस, एनीथिंग। तो ये जो फैक्ट के डेफिनेशन है, इनमें से कौन कौन से फैक्ट रेलिवेंट होंगे वो दिया हुआ है अंडर रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, सेक्शन 5 to 55। तो फैक्ट पे आप आ गए, रेलिवेंट फैक्ट। तो और एक फैक्ट इन इशू पे आ गए, तो फैक्ट इन इशू पे भी वीडियो बनाया हुआ, ये जस्ट 1 सेकेंड, फैक्ट इन इशू, उनको आप देखिएगा। अगर आप मेंस में लिखते हैं फैक्ट इन इशू के बारे में तो आपका ओपनिंग जो होना चाहिए, फैक्ट इन इशू तभी होगा, वीडियो में बताया हमने कि वन फैक्ट इज alleged by one party and disputed by other party। ये थोड़ा स्पेस है लिखने में, जल्दी में हो गया। तो ये पहली बात कि इशू तभी बनेगा, फैक्ट इन इशू, कि ए पे आरोप है कि उसने मर्डर किया और ए उस बात को डिस्प्यूट कर रहा है, ये कह रहा है कि उसने मर्डर नहीं किया। तो फैक्ट इन इशू होगा कि ये ने मर्डर किया या नहीं किया। और फैक्ट इन इशू ही प्राइम फैक्ट होता है। तो अगर इफ
one fact is alleged by one party and it is disputed by other party, then it becomes fact in issue. अगर ये डिस्प्यूट नहीं किया जाता, एडमिट कर लिया जाता, तो दिस इज नो मोर फैक्ट इन इशू, इट बिकम्स एडमिटेड फैक्ट व्हिच नीड नॉट बी प्रूव्ड अंडर सेक्शन 58। सीपीसी में भी आप देखेंगे अंडर ऑर्डर 12 रूल 6, एडमिटेड फैक्ट के बेसिस पे कोर्ट में प्रोनाउंस ए जजमेंट अंडर सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो चलिए फैक्ट इन इशू हो गया, तो पहला चीज फैक्ट इन इशू है लिखने के लिए तो ये लिखिए। दूसरा आप इसमें जरूर लिखिए कि सिंस डिस्प्यूटेड फैक्ट्स आर प्राइमरली द मैटर अंडर इंक्वायरी, मैटर अंडर ट्रायल, देयरफॉर फैक्ट इन इशू इज आल्सो नोन एज प्राइम फैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्रिंसिपल फैक्ट, जो भी नाम यहाँ विशेषण तारीफ जो भी देना चाहे आप दे सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी इनपुट्स हो गई। सेक्शन 5 हमारा कहता है कि एविडेंस केवल रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू का ही दिया जा सकता और बाकी किसी चीज का नहीं दिया जा सकता। हम लोग आगे के वीडियोज में देखेंगे। जस्ट आपको रिकैपिचुलाइज करा रहे हैं कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस का सर्कमस्टांशियल एविडेंस किस तरीके से रेलेवेंट है, कौन कौन से सेक्शंस में रेलेवेंट है। तो देखिए कैसे सर्कमस्टांशियल एविडेंस रेलेवेंट है। तो सेक्शन 5 रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू का ही एविडेंस दिया जा सकता। बाकी कोर्ट जो है स्टोरेज हाउस नहीं है कि आप जो चाहे उस फैक्ट का एविडेंस देते रहें। सिर्फ उसी फैक्ट का आप एविडेंस दे सकते हैं जो मैटर अंडर ट्रायल या मैटर अंडर इंक्वायरी आइदर रेलिवेंट या फैक्ट इन इशू है। 6 जो है बहुत बड़ा चैप्टर है रेस जेस्टे। रेस जेस्टे के बारे में किताबों में बहुत कुछ पढ़ा होगा आपने, वेडिंग फील्ड से लेके पता न कितने सारे केसेस। रेस जेस्टे को मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, जो किताबों में लिखा हुआ वो तो है ही। उसके अलावा देखिए नंबर 1, ए ने बी को किडनैप किया, राइट। तो ए ने जब बी को किडनैप किया गन पॉइंट पे, तो ये जो पासर्स बाई या बाई स्टैंडर्ड्स हैं ये लोग देख रहे हैं। तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है घटना। तो ए ने जब इसको किडनैप किया बी को, तो इन लोगों ने देखा। तो ए के द्वारा बी को किडनैप करना ये आपका हो गया प्रिंसिपल फैक्ट। ये हो गया आपका फैक्ट इन इशू, ए के द्वारा बी को किडनैप करना। इसको चाहे जितने नामों से आप नवाज दें, ये आपका हो गया मेन फैक्ट। और इस मेन फैक्ट का प्रिंसिपल फैक्ट का जो एसोसिएटेड फैक्ट है वो हो गया उसका रेस जेस्टर। तो जब ए ने किडनैप किया, ये मेन फैक्ट है, तो किडनैप करते वक्त इन लोगों ने देखा। तो ए ने जब किडनैप किया और इन लोगों ने देखा, तो इन लोगों का देखना मेन फैक्ट का ही पार्ट हुआ। तो इसीलिए डिफिनीशन दिया हुआ है पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। आप अगर समझ के पढ़ेंगे ना तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने चैनल ही इसलिए बनाया है कि आप रट्टा ना मारे। लॉ कॉमन सेंस की चीजें हैं, थिंकिंग की चीजें हैं। अगर आप कॉमन सेंस थिंकिंग अगर आप उस पर सोचेंगे नहीं और रट्टा मारते रहेंगे तो फिर आप हो सकते हैं विक्टिम। आप देते रहें एग्जाम, कभी मेंस नहीं होगा तो कभी इंटरव्यू नहीं होगा। हो सकता, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं मेरे हिसाब से जो मैं समझ रहा हूँ, अगर आपको लगे कि इफ आई एम रॉन्ग तो इग्नोर मी, नो इशू एट ऑल। लेकिन आई मस्ट शेयर कि आप, और अपील भी आपसे करूंगा कि आप इनके लॉजिक रीजनिंग को समझिए। आप चाहे रेस जेस्टे का जितना मर्जी रट्टा मार लें, कहीं ना कहीं अगर मिस करेंगे तो यू आर आउट और आपका रिजल्ट खराब होगा ही होगा। अगर मिस करेंगे तो रट्टा मार के भी रिजल्ट हो जाता है, ठीक है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। रट्टा हर चीजों का एक अपना अलग ही मोल है, लेकिन सो फार एज मी इज कंसर्न, लॉ नीड टू बी अंडरस्टूड प्रॉपर्ली। अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से समझेंगे तो ऑलवेज आपका अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस होगा। तो देखिए रेस जेस्टे को
जो प्रिंसिपल फैक्ट का पार्ट हो गया। तो क्या लॉजिक नहीं है कि ये फैक्ट इज नॉट टू बी सीन इन आइसोलेशन? मैं लिख देता हूं, ए फैक्ट इज नॉट टू बी सीन इन isolation, it has to be considered along with its associated facts। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है। तो और वो इसी चीज को कानूनी लहजे में रजिस्टर फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन आर रेलिवेंट। और रजिस्टर बहुत सारा, मैं जब रजिस्टर अभी 1-2 दिन में वो सीरीज आएगा तो और भी डिटेल में केसेज भी डिस्कस करूंगा। बेडिंगफील्ड का केस इंग्लिश लॉ के हिसाब से अच्छा है, लेकिन इंडियन लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द केस ऑफ बेडिंगफील्ड, क्योंकि इंग्लिश लॉ नैरो है, that only recognizes this just a part of the same transaction at same time and place। हमारा इंडियन लॉ वाइडर है रजिस्टर का, not only the part of same transaction at same time same place but also it includes different time and different place, and therefore our Indian law of register is much wider than the English law। हम लोग चर्चा करेंगे रजिस्टर का। तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस में सेक्शन 6 वर्चुअली इज द प्राइम सेक्शन, और इसी सेक्शन 6 का ही एक्सटेंडेड एप्लीकेशन है आपको सेक्शन 7 में ओकेजन कॉज इफेक्ट, सेक्शन 8 में मोटिव कंडक्ट प्रीवियस सब्सिक्वेंट प्रिपरेशन वगैरह ये सारी चीजें, सेक्शन 9 फैक्ट इंट्रोडक्टिव फैक्ट टू एक्सप्लेन मेन फैक्ट, एंड सेक्शन 11 fact not relevant but otherwise relevant if they are consistent or inconsistent either with fact in issue or with relevant fact। तो इन सारे तमाम सेक्शंस की वजह से यहाँ पे हमने लिखा है कि सेक्शन 5, 6, 7, 8, 9 और 11, इन सारे सेक्शंस की वजह से जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के जो फैक्ट्स हो गए, लास्ट सीन एविडेंस के जो फैक्ट्स हो गए, वो रेलिवेंट होते हैं एंड और उनका एविडेंस दिया जा सकता है। इन सारे जब एविडेंस कोर्ट के पास आते हैं तो कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी लॉजिक और रीजनिंग अप्लाई करती है। और ये जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस का जो बेस्ड है, एक चीज और इसका जो मेजर प्रिंसिपल है कि अगर मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको, मैं लाल पेन से इसको लिख रहा हूँ कि अगर क्राइम होता है, इफ क्राइम इज कमिटेड the culprit must not, the culprit यहाँ पे तो आएगा नहीं आपको, the culprit must not go free। तो इन चीजों के लिए सर्कमस्टांशियल एविडेंस, अगर कोई आई विटनेस नहीं है तो एडिशनल जो इनडायरेक्ट एविडेंस कल हमने बताया था, तो ऑन दैट बेसिस दिस इज एडमिसिबल। अब आते हैं हम लोग आज के टॉपिक पे कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस और लास्ट सीन एविडेंस में क्या अंतर है। तो लास्ट सीन एविडेंस पे बहुत सारे जो किडनैपिंग, मर्डर, किडनैपिंग फॉर रैंजम, किडनैपिंग, एब्डक्शन फॉर रैंजम, एब्डक्शन फॉर मर्डर, 364A, तो ये बहुत सारे सेक्शंस हैं और इस पे बहुत सारे केसेज हैं और सारे केसेज मोर और लेस एक ही चीज है। तो इसमें हमने आपके लिए 2 केसेज को हाईलाइट किया है। इन दोनों केसेज में एक ही बात कही गई है, इसको मैं हाईलाइट कर दूं। एक स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सतीश का है, 2005 का केस है, और ये 2006 का लास्ट सीन थ्योरी। लास्ट सीन थ्योरी इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस। यहाँ पे लिख दूं थोड़ा सा, last scene theory is one of the application of circumstantial evidence और इसमें लास्ट सीन थ्योरी में क्या होता है कि ये देखिए यहाँ पे ए है,
ए और बी को 4 बजे, कल का जो ग्रुप क्वेश्चन है वो इसी पे था, 4 बजे 4 PM में इकट्ठा देखा जाता, और उसके बाद 6 PM पे बी की डेड बॉडी बरामद हो जाती है। तो जो टाइम गैप है बिटवीन लास्ट सीन एंड रिकवरी ऑफ द डेड बॉडी, ये इतना कम है कि एक्यूज मस्ट एक्सप्लेन कि लास्ट सीन के बाद क्या हुआ। और इसको आप सोचिए, ए और बी 4 बजे एक साथ देखे। नीतीश कटारा का जो मर्डर केस है, बहुत सारे केसेज, देयर आर एंडलेस केसेज, और यूट्यूब पे उन सारे केसेस पॉसिबल नहीं है, मैं जस्ट एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूं। ए और बी 4 बजे साथ में दिखे, 2 घंटे के बाद 6 बजे बी की डेड बॉडी मिल जाती है। तो आपका कॉमन प्रूडेंस क्या कहता है? आप ए से पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि क्या हुआ था उसके बाद? तो आप पूछेंगे। तो ए और बी के बीच क्या हुआ? बी तो डेथ कर गया, बी की डेड बॉडी मिल गई। अब इस बात को सिर्फ यही जानता है। तो दिस इज ए फैक्ट विद इन अ स्पेशल नॉलेज, एंड दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 106 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो लास्ट सीन एविडेंस में एक्यूज पे ज्यादा बर्डन होता कि वो सारे सर्कमस्टांसेस को एक्सप्लेन करे कि लास्ट सीन के बाद क्या हुआ। दोनों एक ही है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस और लास्ट सीन उसी का। सर्कमस्टांशियल एविडेंस का अनदर एप्लीकेशन है लास्ट सीन एविडेंस। तो और इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत ही लीडिंग और हिस्टोरिक केस है, ये ऊपर लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं पढ़ के भी सुनाता हूँ। The provisions of section 106 of the Indian Evidence Act itself are unambiguous and categoric in laying down that when any fact is especially within the knowledge of a person, the burden of proving that fact is upon him. Thus, if a person is last seen with the deceased, he must offer an explanation as to how and when he parted company. देखिए, मैं इसको अंडरलाइन कर दूं और यही एक लाइन आपको समझना है, हाईलाइट कर दिया। अब देखिए, ए बी के साथ 4 बजे देखा जाता है, 6 बजे डेड बॉडी मिल जाती है। तो उसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि thus if a person is last seen with the deceased, he must offer an explanation as to how and when he parted company. He must furnish an explanation which appears to the court to be probable and satisfactory. If he does so, he must be held to have discharged his burden. If he fails to offer an explanation on the basis of facts within his special knowledge, he fails to discharge the burden cast upon him by section 106 of the Evidence Act. ये लाल पेन से मैं अंडरलाइन करूं, रेड टेक्स्ट है। In a case resting on circumstantial evidence, if the accused fails to offer a reasonable explanation in discharge of the burden placed on him, that itself provides an additional link in the chain of circumstances proved against him. तो satisfactory explanation नहीं देना, जैसे कल मैंने अरूसी तलवार का आपको समझाया था। तो अगर डॉक्टर तलवार का satisfactory explanation नहीं आता, तो डॉक्टर तलवार का केस टोटली डेट वाज ऑन सर्कमस्टांशियल एविडेंस। देखिए, ये बड़ा ओवरलैपिंग है, बहुत कंफ्यूजन होता है सर्कमस्टांशियल एविडेंस या लास्ट सीन एविडेंस। हमें लगता है कि उसके लिए एक और, लेकिन एग्जाम पर्पज से हम लोग थोड़ा कंटेंट को, टाइम बहुत कम है और हमारा तो दिल खूब करता है आप लोगों से बातें करने का और इन लीगल इश्यूज को डिस्कस करने का, लेकिन थोड़ी मजबूरियां भी हैं। यूट्यूब का कल्चर है, स्क्रॉलिंग एज है, और मैं अपील करूंगा, अगर लॉ को जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो यू आर कमिटिंग ए क्राइम। आप जीवन में कभी उन प्रिंसिपल्स को नहीं समझ पाएंगे और कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। तो लॉ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप इसको पेशेंटली और सोचते हुए करें
तो देखिए उसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आप खुद सोचिए कि मरने से पहले ए और बी साथ दिखा, तो ये है कि नहीं कि आप ए से पूछेंगे मस्ट नीड टू ऑफर एन एक्सप्लेनेशन। ये सिंपल लॉजिक पे और इन्हीं चीजों को लिख दिया गया सेक्शन 106। एंड देयरफॉर आई से कि लॉ इज नथिंग मोर देन कॉमन सेंस। ये सिर्फ उन्हीं चीजों को क्रमबद्ध तरीके से सीक्वेंस में सेक्शन दे दिया गया है। लॉ में हमें कुछ नया नहीं मिलता है, ओनली द लॉजिक एंड रीजनिंग ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट एंड एक्सपीरियंस। खैर मैं ज्यादा जो स्टूडेंट्स की तरफ भाग रहा, लेकिन जैसे ये मोटी मोटी चीजें आपको जरूर समझनी है। तो इन ए केस, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आगे फिर कहा है, इन ए केस रेस्टिंग ऑन सर्कमस्टांशियल एविडेंस इफ द अक्यूज्ड फेल्स टू ऑफर ए रीजनेबल एक्सप्लेनेशन in discharge of the burden placed on him, that itself proves an additional link in the chain of circumstances proved against him. Section 106 does not shift the burden of proof in criminal trial, which is always upon the prosecution. It lays down the rule that when the accused does not throw any light upon facts which are especially within his knowledge and which could not support any theory of hypothesis compatible with his innocence, the court can consider his failure to adduce any explanation as an additional link which completes the chain। और इसी completion of chain के basis पे accused को सजा, ये as an additional link को मैं फिर से इसको करूं तो एक्सप्लेनेशन, जैसे कल का क्वेश्चन पूछा था कि लास्ट सीन दिखता है उसके बाद एब्सकॉन्डिंग है, तो वो अपने एब्सकॉन्डिंग का सेटिस्फैक्ट्री और सही एक्सप्लेनेशन दे दे कि उसे लगा कि वो चला गया था, उसके बाद में फिर 2-3 लोग आए, बच्चे को ले गए गन पॉइंट पे, उनका हुलिया ऐसा था, मैं बहुत डर गया था, मुझे पता लगा पुलिस मुझे ढूंढ रही है, लेकिन 2-3 जो लोग आए मैं उन्हें पकड़वाने में मदद कर सकता हूँ। और पुलिस को बताता है, पुलिस उन 2-3 लोगों को पकड़ लेती है, पुलिस के पास से उन चीजों की रिकवरी होती है। तो ये रिकवरी अंडर सेक्शन 27 कनेक्टिंग पीस ऑफ एविडेंस हो गया। हम लोग सारी चीजें ये एविडेंस एक्ट में देखेंगे। तो अब आ जाते हैं पढ़ने के बाद आज के क्वेश्चन में। तो देयर इज नो डिफरेंस एज सच, तो डिफरेंस तो है थोड़ा बहुत। देयर इज डिफरेंस इन डिग्री ऑफ कल्पेबिलिटी। कल्पेबिलिटी हम लोग बोलते हैं क्रिमिनलिटी को, तो ये भी रॉन्ग आंसर है कि देयर इज डिफरेंस। लास्ट सीन पे भी सजा हो सकती है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे भी सजा हो सकती है, तो देयर इज नो डिफरेंस इन कल्पेबिलिटी। ये दोनों रॉन्ग है, तो ये ऑप्शन सी अपने आप रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है देयर इज मोर बर्डन ऑन एक्यूज इनटू लास्ट सीन एविडेंस। दिस इज द करेक्ट आंसर। मैं इसको थोड़ा टिक कर दूं। इलस्ट्रेट सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन सर्कमस्टांशियल एविडेंस। तो जैसे आज के वीडियो में बनाया वो थोड़ा आप इंट्रो दीजिए। सिमिलरिटी में बताइए कि दोनों जो है दैट इज बेस्ड अपॉन चेन ऑफ certain circumstances dependent upon logic and reasoning relevant under various sections of the evidence act। जो sections नीचे जो लिखा हमने 5, 6, 7, 8, 9, 11 ये जो लिखा है यहाँ पे, तो उसको करके तो ये सिमिलरिटी का हो गया। डिफरेंस जो है कि एक्यूज पे ज्यादा बर्डन है। और एक चीज और वो हमारे उन लोगों से रह गया है, एक स्पेशल चीज मैं और आपको बताऊंगा लास्ट सीन एविडेंस में। आप खुद सोचिए, और उसके लिए जजमेंट भी है, और यही जजमेंट इन्हीं जजमेंट में कहा गया, जो जजमेंट लिखा है ना हमने, इन्हीं में कहा गया इन जजमेंट में। अब इन दोनों जजमेंट यहाँ लिखने का स्पेस नहीं, या स्पेस में बना लेता हूँ, इन्हीं दोनों जजमेंट में कहा गया है। दिस इज स्पेस मुझे यस। तो अगर मैं आपसे पूछूं, इंक चेंज कर लो थोड़ा, ए और बी 4 बजे 4 PM पे दे वर सीन अलाइव टुगेदर। लास्ट सीन बी की डेड बॉडी रिकवर होती है आफ्टर 2 months।
ये पहला हाइपोथेसिस। दूसरा हाइपोथेसिस, बी की जो डेड बॉडी रिकवर होती है आफ्टर 1 आवर, तो बी की डेड बॉडी एक तो 2 महीने बाद रिकवर होती है, बी उसके बाद से गायब था, नहीं पता लगा। तो लास्ट सीन एविडेंस का है कि टाइम गैप बिटवीन लास्ट सीन and recovery of dead body should be so close that it must suggest no view other than and accept the guilt of the accused। और इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये जो लिखा हुआ, the last comes into where the time gap between the point of time when the accused and deceased were last seen alive and deceased is found dead is so small that possibility of any person other than the accused being the author of the crime becomes impossible। So even in such a case the court should look for corroboration। देखिए corroboration मतलब सत्यापित करना, वेरीफाई करना एक फैक्ट को जो बाकी केस के फैक्ट हैं। रूल ऑफ प्रूडेंस ऑलवेज रिक्वायर कोरोबोरेशन। किसी की भी बातों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। तो कोरोबोरेशन इज द जुडिशियल इंस्टिंक्ट, कोरोबोरेशन इज द रूल ऑफ प्रूडेंस। और उसी तलवार के ही केस में कल चूंकि वीडियो लंबा हो रहा था, आज भी वीडियो लंबा हो रहा है और मुझे अब टेंशन हो रहा था। मुझे बहुत ये रहता है कि मैं शॉर्ट वीडियो, मैं भी 10 मिनट लेकिन अब करूं, और मैं सोचता हूं कि अगर मैंने 10 मिनट का कोई वीडियो बनाया और आपके एग्जाम के लिए किसी काम का नहीं है तो आपका टाइम तो वेस्ट हुआ ही हुआ, मेरा भी टाइम वेस्ट हुआ। और ये फालतू के वीडियो से अगर वीडियो कुछ ऐसा हो कि उस वीडियो से अगर उस टॉपिक से आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन हो, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, तो सारे क्वेश्चन यू मस्ट बी कैपेबल टू आंसर। तो ऐसे वीडियोज, इंफॉर्मेटिव वीडियो, ये ऐसे वीडियो पर्पसफुल हैं, इंफॉर्मेटिव हैं। तो अब लॉ एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, समझने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा। थोड़ा मैं आपसे स्पेशल अपील कर रहा हूँ, और पेशे से वकील होने के नाते वकील थोड़ा ज़्यादा ही बोलते हैं, तो और मैं अब धीरे धीरे मैं भी बोलना शुरू। एनीवे, जस्ट जोकिंग, लाइटर मोड में आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि जो टाइम गैप है, वो टाइम गैप जितना ही कम होगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो देखिए, ये सारी कॉमन सेंस है। अगर इन चीजों पे आप थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तो इन चीजों को रट्टा मारने की कभी जरूरत नहीं होगी। अब टाइम गैप कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, आप रट्टा मार रहे हैं, एग्जाम प्रेशर आप मिस कर गए। देखिए, एग्जाम प्रेशर कैसे होता है, मेरे ऊपर प्रेशर होता है जब मैं यूट्यूब का वीडियो शूट करता हूँ। मैं पिछले 2-3 दिनों से लगातार बोल रहा हूँ कि आप एग्जाम की तैयारी टॉपिक वाइज करें कि क्वेश्चन वाइज करें। मैं 2 बार से बोल रहा हूँ कि मैं वीडियो बनाऊंगा। मेरे पास देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, लिखे कि हमको ये काम करना, और मैं रोज भूल जाता हूँ। बच्चे लोगों का क्वेश्चन आता है, अगले वीडियो में भूल जाता हूँ। तो ये, और मेरे ऊपर भी साइकोलॉजिकल प्रेशर होता। तो देखिए, एग्जाम में अगर आप कुछ मिस्टेक करते हैं, भूलते हैं, तो उसके लिए निराश होने की जरूरत नहीं है। डेट इज ए बिट नेचुरल। आप ह्यूमन बीइंग हैं, सुपर ह्यूमन नहीं है। ना आप ना मैं, गलतियां होंगी, मिस्टेक होंगी। कोशिश सिर्फ हमें ये करना है कि ये मिस्टेक कम से कम हो। चलिए, आज मैं बहुत ज्यादा बोल गया। एनीवे, आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। कल हम लोग किसी और टॉपिक पे करेंगे। अंत में, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तो भाई जरूर कीजिएगा। हम लोगों को बहुत खुशी होती है उससे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर लॉ स्टूडेंट, फ्रेशर्स के पास इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।